नमस्कार दोस्तों, आप आ चुके हैं अपने YouTube चैनल हिंदी आईएएस पर, जहां पर हम तैयारी के दौरान आने वाली समस्या व चुनौतियों पर बात कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों, किन किन किताबों से तैयारी की जाए, कौन कौन सी किताबें हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, किस किस किताब को हम लगाएं ताकि हमारा सिलेबस जल्दी से कंप्लीट हो जाए और हमें एक अच्छी समझ विकसित हो जाए, ताकि हम पेपर में उसे लिखकर अपने लक्ष्य को पा सकें। अब सवाल उठता है कि इन किताबों को पढ़ने से पहले क्या हमें एनसीईआरटी पढ़ लेनी चाहिए? क्या एनसीईआरटी की भूमिका है? एनसीईआरटी पढ़ें तो कहां से शुरुआत करें? इन सभी सवालों के जवाब आज इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, सबसे अच्छी तैयारी वो मानी जाती है किसी भी विद्यार्थी के लिए, किसी भी फील्ड के लिए, यूपीएससी के लिए तो है ही है, अन्य फील्डों के लिए भी, जिसका बेस मजबूत हो। और बेस कैसे मजबूत होगा? जब आपने अच्छे से एनसीईआरटी को कवर किया होगा। आपने अगर स्कूल टाइमिंग में एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से उस पर ध्यान दिया है, समय दिया है, तो यकीनन आपका बेस मजबूत ही होगा। लेकिन कुछ हमारे विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं, कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जिन्होंने स्कूल टाइमिंग में उतनी शिद्दत के साथ एनसीईआरटी पे काम नहीं किया है। उन्होंने सिर्फ पासिंग की दृष्टि से एनसीईआरटी पढ़ी थी, उसके बाद एग्जाम दिया, पास हो गए, उनके लिए वहां तक था। अब बाद में कंपटीशन दुनिया का रुख किया तो एनसीईआरटी की भूमिका नजर आई, समझ में आई। तो अब हम क्या करते हैं, पहले एनसीईआरटी को समझ लेते हैं अच्छी तरह, कहाँ से स्टार्ट करनी है, कैसे पढ़नी है। फिर आप जब स्टैंडर्ड बुक या किसी कोचिंग संस्थान को ज्वाइन करते हैं, एक्स वाई जेड किसी को भी, तो तब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपका बेस मजबूत होगा। आपको मोटी मोटी बातें पहले ही पता होंगी। आपको पता होगी कि रूसी क्रांति क्या है, औद्योगिक क्रांति क्या है, कैसे हम पूरा पाषाण युग क्या था, स्टोन युग क्या था, हड़प्पा सभ्यता कैसी थी, न्यायपालिका क्या है, कार्यपालिका क्या है, विधायिका कैसे काम करती है, राष्ट्रपति का चुनाव प्रणाली क्या होती है। ये सभी सवाल जब आपको पहले से ही मिल जाएंगे, तब आप आगे की स्टैंडर्ड बुकों को पढ़ेंगे, उसमें जो एक नया दृष्टिकोण दिया होगा, उस समय आपको ज्यादा दिक्कत महसूस नहीं होगी। अगर जिन बच्चों ने स्कूल टाइमिंग में ठीक ठाक मेहनत की है एनसीईआरटी के ऊपर, वह बच्चे 9th से लेकर 12th तक की एनसीईआरटी को पढ़ सकते हैं। लेकिन जिन बच्चों का बेस मजबूत नहीं है, उतना अच्छा समय एनसीईआरटी पर नहीं बिताया और लगता है कि नहीं, मुझे और मेहनत करने की जरूरत है, तो वह विद्यार्थी 6ठी से लेकर 12वीं तक की एनसीईआरटी को पढ़े। सब सर्वप्रथम पढ़े, पहले पढ़े, उसके बाद स्टैंडर्ड बुक की तरफ जाए, जो भी स्टैंडर्ड बुक। एनसीईआरटी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है दोस्तों। जब आप तैयारी के दौरान इसे पढ़ेंगे, आपके 2-3 महीने में शायद ये कंप्लीट हो जानी चाहिए। कंप्लीट होके आपकी एक मोटी मोटी समझ विकसित हो जाएगी। हम आगे टाइम टेबल पे बात करेंगे कैसे, लेकिन अभी आप जो भी आप अपने टाइम टेबल में, जो भी आपने अपना टाइम टेबल बनाया हुआ है, उसके अंतर्गत रह के पढ़ाई कर रहे हैं, आप उसमें ये 2-2.5 घंटे का समय एनसीईआरटी का और निकालें। अगर निकाल रखा है जिन विद्यार्थियों ने, तो बहुत अच्छी बात है। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक नहीं निकाला है, वो इसे फॉलो कर लें। एक बार अगर आपने एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लिया, मोटी मोटी समझ आपकी विकसित हो गई, फिर आपको आने वाली किसी भी किताब से कोई भी आप टॉपिक पढ़ेंगे, आपको दिक्कत बहुत कम आएगी। मैं ये नहीं कहता बिल्कुल नहीं आएगी, आएगी, लेकिन बहुत कम आएगी, क्योंकि आपका बेस मजबूत होगा, आप जानते होंगे चीजों को पहले से, तो उस समय आपको दिक्कत का सामना कम करना पड़ेगा। आपका एनसीईआरटी का पूरा कोर्स कंप्लीट हो गया, मान लीजिए आपने 6 से 12 तक पढ़ी या 9 से 12 तक पढ़ी, आपने कंप्लीट कर ली। अब आप आगे स्टैंडर्ड बुक के लिए आएंगे। स्टैंडर्ड बुक के बारे में मैं आपको एक सूची बताने, एक लिस्ट बताने जा रहा हूं, लेकिन मैं आपको पहली एक चीज के लिए आगाह या अवगत कर रहा हूं कि यही अंतिम लिस्ट और अंतिम बुकें नहीं है। आप इसके बाद चाहें तो अपने लिए कोई भी बुक बाजार से, मार्केट से रेफर कर सकते हैं, या जिनसे आप अभी तक पढ़ रहे हैं आप वो भी पढ़ सकते हैं। ऐसा ना समझे कि जो मैंने बताई है वही बहुत महत्वपूर्ण है या उन्हीं से तैयारी हो सकती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आइए हम जानते हैं कौन कौन सी बुक है। इतिहास की अगर हम बात करें तो इतिहास में हम देखते हैं 3 कालों का जिक्र आता है, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। प्राचीन काल के लिए रामचरण शर्मा की एक पुस्तक है, आप उसे पढ़ सकते हैं। मध्यकाल के लिए सतीश चंद्र करके एक पुस्तक आती है, आप उसे पढ़ सकते हैं। आधुनिक भारत के लिए आप बिपिन चंद्रा की एक पुस्तक है उसे, और साथ साथ राजीव वहीड साहब का एक स्पेक्ट्रम आता है, आधुनिक भारत का पूरा स्पेक्ट्रम है, आप उसे भी पढ़ सकते हैं।
कला एवं संस्कृति के लिए नितिन सिंघानिया, और दृष्टि पब्लिकेशन की एक पुस्तक आती है, आप उसे भी पढ़ सकते हैं। अगर हम बात करें राज्य व्यवस्था, जिसे हम पॉलिटी या राजनीतिक शास्त्र के नाम से भी जानते हैं, तो उसमें आप एम लक्ष्मीकांत, सबकी फेवरेट पुस्तक है, एम लक्ष्मीकांत से पढ़ सकते हैं। कुछ विद्यार्थी डीडी वासु का भी चयन करते हैं, आप चाहें तो उसे पढ़ें। और साथ में एक बेरेक्ट करके एक संविधान का छोटा रूप, पॉकेट संविधान भी कहते हैं उसे, पॉकेट एडिशनल के नाम से भी जाना जाता है। मार्केट में जाएंगे, बोलेंगे बेरेक्ट दे दो, तो बेरेक्ट आपको मिल जाएगा। उस बेरेक्ट को साथ में पढ़ें। जिस भी आर्टिकल का जिक्र आया आप उसमें आर्टिकल पढ़ सकते हैं। संविधान के सभी आर्टिकलों का जिक्र उसके अंतर्गत दिया गया है। अंतरराष्ट्रीय संबंधों की बात करें तो पवनीत सिंह की एक पुस्तक आती है, आप उसे पढ़ सकते हैं। इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था की बात करें तो आप रमेश सिंह की पुस्तक आती है, आप उसे पढ़ सकते हैं। और अंतरराष्ट्रीय संबंधों के लिए पवनीत सिंह, जैसा कि मैंने आपको बताया, आंतरिक सुरक्षा के लिए अशोक कुमार और विपुल अनेकांत दो राइटर हैं, उनकी एक पुस्तक है, आप उसे पढ़ सकते हैं। पर्यावरण के लिए शंकर आईएएस के एक पुस्तक आती है, शायद दोनों लैंग्वेज में मिलती है या एक लैंग्वेज में, ये मुझे अच्छे से जानकारी नहीं है, आप एक बार मार्केट में जाके पता कर लें, जिस भी माध्यम से आप तैयारी कर रहे हैं। इथिक्स के लिए आप एक निक्सॉन करके एक पुस्तक आती है, आप उसका चयन कर सकते हैं, या फिर जी सुब्बा राव और पी एन रॉय चौधरी करके एक पुस्तक आती है, आप उसका भी चयन कर सकते हैं अपनी तैयारी के दौरान। दोनों ही पुस्तकें ठीक हैं, और दोनों को ही विद्यार्थी अपनी अपनी सुविधा के अनुसार लगाते हैं। जो भी आप लगाना चाहें अपने अनुसार आप लगा सकते हैं। विज्ञान एक प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए आप 9 से 12 तक की एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ें, कवर करें, और उसके बाद कुछ मार्केट में कोई अच्छी पुस्तक हो, अभी मेरे को नाम नहीं पता है, पता चलेगा तो मैं आगे किसी वीडियो में उसका जिक्र कर दूंगा, आप लगा सकते हैं। लगभग मोटा मोटा यही पुस्तकों का एक नजरिया है, दृष्टिकोण है, जिससे लगभग अधिकतर बच्चे तैयारी करते हैं। लेकिन मैंने जैसा कि पहले बोला, ये अंतिम पुस्तकें नहीं है, आपको अपनी सुविधा के अनुसार, अपने अनुसार जो भी पुस्तक अच्छी लगे, जिससे आपको ज्यादा समझ में आ रहा हो, आप वो भी लगा सकते हैं, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। मुझे इसीलिए इस वीडियो को बनाना पड़ा, क्योंकि कई विद्यार्थियों के मन में ये शंका बनी रहती है कि किस पुस्तक को पढ़ें, कौन सी पुस्तक कहाँ लगाएं, किस पुस्तक का कहाँ महत्व है, कौन सी पुस्तक से जल्दी मैं पूरे सिलेबस को कवर कर सकता हूँ। तो ऐसी सभी दुविधाएं आपके मन में हमेशा बनी रहती हैं, या एक वो स्टूडेंट के मन में जो तैयारी में आया है, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है, इतनी सारी किताबें हैं, कैसे किसको कवर किया जाए, कौन सा राइटर सबसे अच्छा है। अब नए विद्यार्थी के लिए ये दुविधाएं तो बनी हुई हैं वीडियो के अंतर तैयारी के अंतर्गत, इसीलिए मैंने वीडियो के अंतर्गत इस टॉपिक को उठाया है और आप तक पहुंचाया है। और दोस्तों देखो, मैं आपको बहुत पहले भी बता चुका हूँ और फिर बता रहा हूँ कि मैं एक खुद विद्यार्थी हूँ, मुझ पे इतना टाइम नहीं रहता है, वीडियो में एक दो गलती हो जाती है, कुछ बोलते हुए, लड़खड़ाते हुए, तो मैं एक मनुष्य हूँ, जो कि एक स्वाभाविक बात है कि मुझसे गलती होना। मैं कोई मशीन या रोबोट नहीं हूँ कि उसमें एक फंक्शन करके चिप लगा दी और वो वही बोलेगा जो उस चिप के अंदर डाटा है। मैं एक मनुष्य हूँ, स्वाभाविक बात है गलती होना। अब मैं अगर इसे एडिटिंग के थ्रू या और अन्य किसी चीज के थ्रू आप तक पहुंचाऊंगा तो इसमें काफी समय की खपत होगी। आप जानते हैं एडिटिंग एक बारीक काम है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कर नहीं सकता, मैं कर सकता हूँ, परंतु इसमें समय का थोड़ा ज्यादा दुरुपयोग हो सकता है, इसीलिए मुझे पढ़ाई के लिए समय भी निकालना होता है। आप सब मुझे इतना प्यार देते हैं तो मेरी एक दो गलती को नजरअंदाज कर ही सकते हैं। इसीलिए अगर कोई गलती हो जाए तो मैं आपसे पहली क्षमा प्रार्थी हूँ, इसे ज्यादा माइंड ना करें। और दोस्तों, वीडियो मैं लगातार आपके प्रतिदिन एक वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ और मैं बना भी रहा हूँ आपके प्यार से। कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि जितना आप प्यार देंगे उतना मुझ में उत्साह पैदा होगा कि मैं आपके बीच बार बार आऊँ। अभी मैं एक वीडियो के माध्यम से आ रहा हूँ, अगर आपका प्यार बढ़ा तो मैं 2-3, हो सकता है कुछ सिलेबस के अनुसार, जैसे पॉलिटी के ऊपर कुछ वीडियो लाऊं, कुछ कुछ इतिहास के ऊपर वीडियो लाऊं, कुछ अन्य करंट अफेयर्स के ऊपर वीडियो लाऊं। तो ये आपके ऊपर तय करता है। अगर जितना अच्छा आप मुझे प्यार देंगे, रिस्पांस देंगे, तो मैं दिन में 3-3 वीडियो डालनी स्टार्ट कर दूंगा। अपनी तैयारी से कुछ और कटौती करके समय निकालूंगा, ताकि आपको एक
ज्यादा से ज्यादा मैं अपनी तरफ से मदद कर सकूं। इसलिए दोस्तों आपका प्यार बहुत जरूरी है। नमस्कार।